स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आई होप आप हमारे साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। उसी सीरीज में जब हम बात कर रहे हैं अपने सीटेट प्रीवियस ईयर के, हमने पहले भी अपना सीटेट का पेपर करा है। आपको हमारे चैनल पे सभी सीटेट प्रीवियस ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपने सीटेट में जो होता है क्या जो प्रीवियस ईयर का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर कर लेता है उसका सीटेट पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, बल्कि मैं कहूँ पास ही उसी तरीके से हो पाता है, क्योंकि इन्हीं प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेशन मिलती रहती है। हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहेगा। तो 2011 का हमने पेपर अपनी लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे अपने 2012 का ईवीएस का पेपर। सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्टडी, जिसके हम 30 क्वेश्चन आज हल कर लेंगे अपनी इस क्लास में। चलिए, अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीटेट की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। पहले 23 नवंबर थी लास्ट डेट फॉर्म फिल की, अब 27 हो गई है। जो भी स्टूडेंट बाय चांस नहीं फिल कर पाया है किसी भी कारण के कारण, तो वो अपना फॉर्म फिल कर दे। अभी उसके पास 2-3 दिन एक्स्ट्रा उसको मिल चुके हैं। और साथ ही साथ एसबीआई की भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। वो भी अच्छी वैकेंसी है। एज है उसमें 20 to 27, तो वो भी आप अपनी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और दास ग्रेड 2 का भी एग्जाम है, तो उसका भी हमारे ऐप पर पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे विजिट करें, डेमो वीडियोस देखें और अपना कोर्स परचेज करें जो भी आपको नीड है। चलिए, डोंट वेस्ट टाइम, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना ईवीएस का 2012 का आज हम पेपर करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। देखिए, वही पेपर ही डाउनलोड है, दोनों लैंग्वेज में है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कराती जाऊंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वेट लिफ्टर, किसकी बात हो रही है? वेट लिफ्टर की। Weightlifter are generally required to make more muscles and body mass. For this purpose, they need to take a diet which is rich in. पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेशन है, हर बार, हर दूसरे साल या एक शिफ्ट में, जब शिफ्ट वाइज ऑनलाइन पेपर हो रहा था, हर 1-2 शिफ्ट में देखने को ये क्वेश्चन मिला ही था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इसको अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट में डाल लो, एक नोट्स बनाते जाना, जो भी चीजें होंगी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको और भी इसके साथ साथ लिखवाती जाऊंगी। ठीक है, तो वेट लिफ्टर को अपनी बॉडी को बनाने के लिए कौन से आहार यानी कि कौन से फूड की जरूरत होती है, फूड में उनको क्या चाहिए होता है। देखिए, ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, आपका आलू में होता है ये। फैट यानी कि आपका वसा चाहिए नहीं। प्रोटीन, जिनको भी वेट लिफ्टर है उनके खाने की डाइट में उनको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। किसकी ज्यादा जरूरत होती है? प्रोटीन की। तो फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट। विटामिन जो होते हैं, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था, चैप्टर है पूरा। विटामिन जो होते हैं हमारे को रोगों से रक्षा करते हैं, हमारी डिजीज से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो विटामिन इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? देखो, रेखास मदर ऐड फिटकरी, फिटकरी यानी कि अलम की बात हो रही है। फिटकरी ऐड करती है अपने पानी में, कलेक्टेड फ्रॉम द पोन्ड, तालाब में डालती है एवरी डे ऑर्डर टू। वो क्यों ऐसा कर रही है? तालाब है, तालाब में क्या यूज कर रही है? वो फिटकरी का प्रयोग कर रही है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? ताकि जो हल्के निलंबित अपद्रव है और अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मतलब जो हार्ड है, चेंज हार्ड वाटर इनटू अ सॉफ्ट वाटर। नहीं, किल जर्म्स इन अ वाटर नहीं, मारती नहीं है उसको, सेडिमेंट कर देती है, निष्क्रिय कर देती है इंप्योरिटीज को, उनको नीचे बिठा देती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका। डिक्लोजराइज वाटर नहीं, ये भी आपका गलत है। पानी को रंगहित नहीं करती है, पानी में जो भी निलंबित अपद्रव है उनको अवसादित करने का काम करती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 62 का। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? यानी कि जो टीचर है वो क्या पढ़ा रही है? कॉन्सेप्ट फूड चेन के बारे में, फूड चेन के बारे में पढ़ाना जा रही है, तो वो सबसे अच्छे कौन से तरीके से पढ़ा पाएगी? क्वेश्चन है आपका ये। पेडागोजी का क्वेश्चन है, ईवीएस पेडा का क्वेश्चन है ये, और जो थीम है उस फूड थीम से आपका क्वेश्चन है।
ठीक है, आपकी जो ईवीएस है वो 6 थीम्स में डिवाइड करी गई है। उसकी सेकंड थीम है आपकी फूड, तो उससे वहां से भी ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका पैडा से रिलेटेड। शाम पट पे, यानी कि आस्क स्टूडेंट टू कॉपी ऑल एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट फूड चेन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको लिख लो अपनी कॉपी पे, उससे उनको समझ में आ जाएगा? नहीं, उनसे उनको समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। मेक प्ले कार्ड्स, बिल्कुल ठीक बात है कि प्ले कार्ड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आस्क स्टूडेंट टू ग्रुप टू अरेंज देम टू डेप्टिक डिफरेंट फूड चेन। ठीक है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाने के लिए कहेगी और उनको कहेगी इनको सोचते हुए कि वो क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे, उनके बारे में इसको सही सही क्रम पे बिल्कुल लगाओ। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। बाकी और देख लेते हैं। विभिन्न आवासों वाले में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहेगी। नहीं, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लोर पॉसिबल फूड चेन ऑपरेटिंग द डिफरेंट हैबिटेट। नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से कहना, देखो पहली बात तो इसमें हिंदी में कहना, कहना हमेशा ही गलत होता है। हम बच्चे को कहेंगे नहीं, बच्चा खुद करेगा, है ना, बच्चा एक्सप्लोर करे उस चीजों को। तो छोटे बच्चों को प्ले कार्ड दिखाकर उनके बारे में बताना बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 64 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? 64 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रक्रियाओं में से 4 क्रम दे रखे हैं। कौन सा उपयोग? सबसे पहले रेत के और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे इस प्रकार। ठीक है, तो रेत और नमक किसकी बात हो रही है? सैंड एंड सॉल्ट को अलग करने के लिए। वाष्पन करना, पहले ही वाष्पन कर देना? नहीं, इवापोरेशन करना बिल्कुल गलत है, पहले ही, बाद में होता है ये। सबसे पहले हम उसको फिल्टर करेंगे ताकि उसकी जो अशुद्धियां हैं वो छन जाए। तो फिल्ट्रेशन हमें देखना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन हमें 4th पे दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद निस्तारण करेंगे, डिटेंशन करेंगे, इवापोरेशन होगा और फिर सेडिमेंटेशन, यानी कि सेडिमेंटेशन, जो भी गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बार बार पेपर में आपके आता है। ठीक है, 64 क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अभी भी लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो 64 का 4th आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षिका, एक विज्ञान शिक्षिका जो है वो श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। ठीक है, वह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में, है ना, श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझ पा रहे। मतलब जो उसने पढ़ाया है बेसिकली, कि बच्चे उसको समझे नहीं है अभी तक। यह किसके कारण हो सकता है? क्या रीजन है इसके पीछे? वो क्वेश्चन कह रहा है वह उनकी कक्षा अध्यापिका ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर वो पढ़ा रही है तो उसी क्लास की टीचर, ऐसा तो कहीं मेंशन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। प्रश्न तो ऐसा उसने कुछ पूछा ही नहीं है। वो तो अभी ये जान ही रही है कि बच्चे जो मैं समझा रही हूँ उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न की यहाँ पे बात नहीं है। शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता हो रही है, यानी कि इनडिसिप्लिन हो रहा है। नहीं, इनडिसिप्लिन की बात भी नहीं है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके, यानी कि जो उसने पढ़ाना था, जिस तरीके से पढ़ाना था, वो उसको सही से समझा नहीं पाई है, जिसके कारण बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, टीचर ने मल्टीपल चीजों का यूज नहीं किया है। देखिए, कभी भी ना, कभी भी ईवीएस का पेपर आप सॉल्व करो तो उसमें बच्चे की गलतियां हम नहीं निकाल सकते। या आप पेडागोजी कोई भी सॉल्व करो, चाहे इंग्लिश की है, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, तो उसमें बच्चे की गलतियां नहीं होंगी, उसमें टीचर कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, टीचर का। तो यहाँ पर भी टीचर की ही मिस्टेक है। तो 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका। तो इसका आंसर होगा आपका 4th। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, 66, 65 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कुकिंग प्रैक्टिस?
भोजन बना, जब हम खाना बनाते हैं, ये भी फूड चेन वाला, यानी कि आपकी जो फूड टॉपिक है, आपका थीम है, वहीं से क्वेश्चन है आपका कि जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें सबसे पहले कटिंग द वेजिटेबल्स, नहीं, हमें सब्जियों को पहले ही काटना नहीं चाहिए, पहले उनको धोना चाहिए, देन उनके बाद उसको काटना चाहिए। अगले पढ़ लेते हैं, कीपिंग द वेजिटेबल्स इन द सनशाइन फॉर सम टाइम बिफोर कटिंग, धूप में रखना चाहिए, नहीं, धूप में रखना, खाना बनाना है तो सारी सब्जियों को पहले हम धूप में नहीं रख सकते हैं। कुकिंग द वेजिटेबल बाय डीप फ्राइंग, ये तो सबसे बेकार चीज है कि हम उनको डीप फ्राइंग करके पकाए ताकि बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाए, नहीं सर, रॉन्ग आंसर। वॉशिंग द वेजिटेबल्स नाइसली एंड देन कटिंग, सबसे पहले उनको अच्छे से धोएं और उसके बाद उनको काटे, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 66 हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 67, 67 क्या कह रहा है आपका? पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका है, यानी कि टीचर की बात हो रही है, वो क्या पढ़ा रही है? वायु। चैप्टर कौन सा पढ़ा रही है? एयर। ठीक है, एयर उसने आज पढ़ाना है क्लास में। पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, वो बताना चाहती है बच्चों को कि भाई जो वायु है, एयर है, उसमें एक वेट है। ठीक है, और वो जगह भी घेरती है। क्या बढ़ाना चाहती है? भार होता है और जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य की निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। उसके जो सहयोगी है, यानी कि जो उसके कलीग टीचर्स हैं, वो 4 तरीके से उनको बताते हैं कि आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला, वो बताते हैं, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें। बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक बीकर है, उसको उल्टा करके रख दो और उसे नीचे से धकेलोगे तो उसमें वेट और जगह महसूस होगी कि भाई वो जगह घेरती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचने पे हमें हवा का वेट का पता नहीं चलेगा। ठीक है, गुब्बारे में हवा भरना, बिल्कुल ठीक बात है। गुब्बारा जो होता है उसमें हवा भर देने से वो फूल जाता है, वो जगह घेर देती है और उसमें वेट हो जाता है, ये भी बात ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं। ये भी बात ठीक है, गलत नहीं है आपकी। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांध दें, यानी कि 2 पोल्स लें और एक गुब्बारे को, 2 गुब्बारों को बांध दें, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ के दिखाएं। उनमें से एक गुब्बारा उन्होंने फोड़ा ताकि ये बच्चों को बताने के लिए, देखो जो दूसरा है उसने जगह घेर रखी है, एक की जगह कम हो गई है। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है बच्चों को बताने के लिए कि हवा भी निकल गई और उसने जगह भी उसकी खत्म हो गई, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। अब हमें देखना है इसमें आपका, तो हमारा ए, बी और डी ठीक है। तीनों ऑप्शन साथ में है नहीं, इसमें दो दो का पेयर आपको दे रखा है। तो सबसे अच्छा आपका इसमें, अगर गुब्बारों में हवा भरने के साथ साथ उन्हें ये दिखाया जाए कि एक की पोजीशन कैसी है और दूसरे की पोजीशन कैसी है, तो डी ज्यादा सही है। तो ए और डी जहां पर भी है वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए और डी दोनों ही टीचर को हेल्प करेंगे एयर चैप्टर को पढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना, हमारा 68 क्वेश्चन। ये आपका 2012 का पेपर है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, 2012 जनवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका प्रीवियस ईयर ये आज हो रहा है ईवीएस का। चलिए 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका एयर वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। वायु प्रदूषण प्रकरण, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक हैं, 4 टीचर्स हैं, 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, 4 तरीके की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित होगी, यानी कि पॉजिटिव में पूछ रखा है। पहले तो आप हमेशा ये चीज देखेंगे कि क्वेश्चन आपका नेगेटिव में ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका नहीं में ना पूछ रखा हो, तो इसमें यही पूछ रखा है कि कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा अच्छी होगी, कौन सी जो वो टेक्निक लगा रहे हैं, मेथोडोलॉजी लगा रहे हैं, वो सबसे अच्छी होगी। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर चित्र दिखाना, यानी कि शोइंग अ डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा देना। ठीक है, ये क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनके लिए ये बात ठीक है। आगे देख लेते हैं। आस्किंग द स्टूडेंट द कलेक्ट एयर सैंपल्स बिफोर एंड आफ्टर दिवाली, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद के सैंपल कलेक्ट करो और स्टडी करो देयर क्वालिटी एंड टिब्यूट द फाइंडिंग्स। ठीक है, उनकी गुणता के बारे में उनको खोजो। देखो इसमें क्या होगा, हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं,
कोई पटाखे ऐसे नहीं है कि उनको जला कर दिखाना है कुछ है। जो भी नमूने उनको पहले मिलते हैं रखे हुए, और बाद में उनको देखो और उसकी गुणवत्ता की जांच करो। तो ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, जहां पर भी ईवीएस में बच्चा खुद ऑब्जर्व करेगा, प्रयोग करेगा, एंगेज रहेगा, वो चीजें हमेशा सही होती हैं। तो बी मुझे ज्यादा सही लग रहा है, ए गलत नहीं है, बट बी ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सरस्वर पढ़ने के लिए कहना। देखो, पढ़ना जब तक बच्चा खुद नहीं प्रयोग करेगा, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्न उत्तर लिखना। लिखने से कभी भी उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ए और दो, जो फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों ही ठीक है। बट अगर हम साइंस के पर्सपेक्ट देखें, ईवीएस के उससे देखें, तो दूसरा ऑप्शन आपका ज्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर माई साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस चाइल्ड। टीचर ने एक तनावग्रस्त, यानी कि जिसको प्रॉब्लम है, जो खुश नहीं रह पा रहा है, कोई उसका दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसे बच्चे की पहचान करी है। ठीक है। जब बच्चा कैसे पहचाना है? कोई व्यवहार कर रहा है ऐसा, कोई कौन सा व्यवहार कर रहा है ऐसा, कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है जिसके कारण टीचर को पता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। पढ़ाई में पूर्ण तरीके से लगा हुआ है, फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडी, इन स्टडी, नहीं। अगर वो ऐसा लगा होता तो वो तनावग्रस्त होता ही नहीं है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। अगला देख लेते हैं। बहुत बात करता है, टॉकेटिव है। टॉकेटिव बच्चा कोई तनावग्रस्त नहीं होता है। ये तो अच्छी एबिलिटी है, बच्चा जितना ज्यादा बोलेगा उसकी भाषा का विकास अच्छा होगा, हिंदी पेडागोजी यही बात कहती है। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, ज्यादा हाइपर एक्टिविटी यानी हर किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, गुस्सा, खुशी, ये भी ऑप्शन गलत नहीं है। लेकिन जब बच्चा स्ट्रेस में होगा, पेडागोजी आपकी समझाती है, आपको कहती है कि बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है। आप उसे कुछ भी कहोगे, वो गुस्सा, मारना, लड़ना, आपस में क्लास में मिसबिहेव करना, इस तरीके की एक्टिविटी वो करता है। तो एग्रेसिव बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। जब भी कोई बच्चा स्ट्रेस में होगा तो आप उसका आंसर लगाओगे एग्रेसिव। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हुआ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि उसका आक्रामक व्यवहार हो जाएगा, वो लड़ाई करना, इस तरीके से बिहेव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। देखिए जो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, वाटर के साथ, पानी के साथ, चलो आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है, कौन देखती है? ज्योति, कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। भाई स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरेगी, क्योंकि वो उसमें फ्लो करती रहेगी, क्योंकि जो उस पे फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। लेकिन लोहे की कील जो है वो नीचे बैठ जाती है। वो क्या देख रही है? लोहे की कील नीचे बैठ जाती है। क्या कारण है इसका, क्या रीजन है? ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। हमेशा कोई भी चीज तैरती है इसीलिए है क्योंकि उसका जो बल है, वो जो उसका भार होता है वो ज्यादा होता है उसके बल के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल ठीक बात है। जबकि लोहे की कील पर लगने वाला भर, उस भार जो है उसकी तुलना में कम है, वो हल्की है, तो वो नीचे चली जाती है। ठीक है। तो ए ही ठीक है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, नहीं, कम है। ठीक है। तो लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोहा पानी की तुलना में हल्का नहीं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। फोर्स ऑन अ स्टील बाउल इज मोर देन वेट, वेयर इज द फोर्स इन एन आयरन नील लेसर देन इज वेट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 71 की तरफ। क्या कह रहा है 71? देखिए सीटेट आपका 21 जनवरी को है, तो आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट होगी, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। आप ये सोचो कि 10-12 दिन पहले बैठकर हम अपने नोट्स बना लें और पढ़ लें, तब आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। पेपर का लेवल बिल्कुल नीचा नहीं है, लो लेवल का पेपर नहीं है, मॉडरेट पेपर आता है आपका, मॉडरेट टू हाई जा सकता है, बट बिल्कुल लेवल नीचे नहीं आता। जो आप सोचो कि मैं 2-4 वीडियोस देखकर आप
क्लियर कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे से एनसीईआरटी पे को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर जो हम करा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के हमारे चैनल के साथ करना है। आपको किसी भी चीज के लिए पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है यूट्यूब पे। सिर्फ आपको करना ही क्या है, न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अपना 71। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइफ प्रोसेस अकोर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट में भी होती है, जो जीवन चक्र है उससे रिलेटेड, और एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, प्रजनन और भोजन बनाना नहीं, देखो ग्रोथ, दोनों ही ग्रोथ करते हैं और दोनों ही प्रजनन करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों में ही होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। भोजन बनाना, और ऐसा कुछ नहीं, कभी ना भोजन खुद नहीं बनाते, कभी कभार जैसे एनिमल्स को मिल भी जाता है, तो वृद्धि और ये नहीं होगा। ग्रोथ तो होगा होगा, उसके साथ होगा आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन क्रिया, ये दोनों में होती है। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, 72 की तरफ। क्या कह रहा है 72, अंजलि फ्रेंड्स सजेस्ट टू द फॉलोइंग 4 वे टू अवॉइड टूथ डिके, यानी कि जो दांतों की बीमारी है वो अपनी सहेली को बता रही है, कौन, अंजलि बता रही है कि दांतों की बीमारी को कैसे कैसे दूर रखा जा सकता है। ठीक है, क्या करने के लिए कहेगी वो उसे, भाई वो यही कहेगी ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करो, बिल्कुल ठीक बात है। वेयर ब्रेसेस एंड अवॉइड एनिमल डिके, नहीं, वो ये नहीं कहेगी कि एनिमल कम ना हो इसके लिए तुम ब्रेसेस पहनो, दांतों पे ब्रेसेस चढ़ा के रखो, रॉन्ग आंसर है आपका। ठीक है, अवॉइड स्वीट, ये कहेगी कि भाई तुम मीठा मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ, ठीक है, ये सब ड्रिंक्स वगैरह मत पियो जो तुम्हारे दांतों को नुकसान करती है, बिल्कुल ठीक बात है। हर खाने के बाद उसे कहेगी कि भाई जाओ और अपना कुल्ला करो, अपना मुंह को साफ रखो, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ए, सी और डी इज द करेक्ट आंसर, ए, सी और डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी हमें देखना है किसमें है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी पहले में ही दे रखा है, सी, डी, ए करके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपका 72 क्वेश्चन आपका यहां तक हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 73 की तरफ। 73 क्या कह रहा है आपका, स्टडी द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है, एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, एनिमल जो वाटर में रह रहे हैं, एनिमल जो एक्स देते हैं, और एक्स दे रखा है ऐसा जो तीनों काम करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन बी प्लेस एट एक्स, कौन सा एनिमल ऐसा है जो एक्स की जगह पे आएगा। देखिए ये भी आपका चैप्टर जो है आपकी फर्स्ट थीम से है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसी थीम्स में से एनिमल टॉपिक से लिया गया है। एनिमल एक आपका हर पेपर में आता ही आता है, चाहे वो आपका स्लॉथ आए, चाहे वो आपका एलिफेंट आए, चाहे वो आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, चाहे वो आपका टाइगर आए, तो क्वेश्चन एक एनिमल से जरूर मिलेगा। एनिमल टॉपिक के अच्छे नोट्स बनाने हैं, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आपने जाना है। तो एक्स में कौन है, ठीक है, अब ऐसा कौन सा है जो जमीन पे भी रह लेता है, जो अंडे भी दे देता है और जो पानी में भी रह सकता है। देखो शार्क दे रखा है, इसमें एल दे रखा है, फिश दे रखी है, ये तीनों ही गलत है। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज द करेक्ट आंसर, ये आपकी एक्स को प्लेस करता है, बिल्कुल ठीक ठीक, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर क्रोकोडाइल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 क्या कह रहा है आपका, देखिए एन एयर पंप इज कैप्ड इन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू, भाई ऑक्सीजन जो एक्वेरियम होता है, मछलियों का घर होता है जो हम घर पे लेकर आते हैं, या एक्वेरियम होते हैं बड़े बड़े, उसमें ऑक्सीजन पंप क्यों लगाए जाते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा मछली से, ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दूसरा मछलियों से, कि मछलियों में, ठीक है, मछलियों का जो पानी होता है उसको अगर हम फिल्टर कर देते हैं, ठीक है, कैसे कर देते हैं, यानी कि हम उसको गर्म करके उबाल देंगे और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे,
तो मछलियां मर क्यों जाती हैं? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं उबालने के कारण वो खत्म हो जाते हैं। या तो कभी कभार ये क्वेश्चन आता है या आपका वो क्वेश्चन आएगा। तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एयर पंप क्यों लगाए जाते हैं एक्वेरियम में? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो एक्वेरियम में एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि उनके पंप के द्वारा उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल सके, इसलिए ये चीज लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए मैं अभी बात कर रही थी वही क्वेश्चन आ गया सेम, या और देखो एक ही पेपर में दोनों ही क्वेश्चन आ गए, सेम वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रही थी। आ फिश डाइज व्हेन इट्स पुट ऑन द एक्वेरियम filled with previously boiled water but cooled in room temperature। ऐसा पानी जिसको हम गर्म करते हैं, बॉइल्ड करते हैं, फिर उसको ठंडा टेम्परेचर करते हैं, देन उसके बाद एक्वेरियम में डाल देते हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन रहित हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? नहीं, मैंने अभी बताया उनको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, खनिज रहित हो जाएगा, डिप्लेट इन मिनरल्स। जब हम पानी को उबाल देते हैं तो उसके मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है और इंपॉर्टेंट में ज्यादा आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने इंपॉर्टेंट मार्क में डाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 76, मून पे बात हो रही है, ये भी आपकी चैप्टर है स्पेस के ऊपर। वहां से आपका सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, कई सारे चैप्टर हैं। ठीक है, सुनीता विलियम वाले चैप्टर से आपका ये डाला गया है ग्रेविटी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सरफेस ऑफ द मून? ठीक है, जो सरफेस ऑफ द मून है उसके बेस्ट फीचर क्या है? नो वाटर, पानी नहीं है, इनफ एयर, हाई माउंटेन, पानी नहीं है, प्राप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ है। ठीक है, प्राप्त हवा नहीं है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है, पानी भी नहीं है वहां पर और ऊंचे पहाड़ भी है, ये तो बात ठीक है, लेकिन पर्याप्त हवा नहीं है वहां पर। पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, क्या है? गहरे गड्ढे हैं, डीप क्रेटर्स। नो वाटर, डीप क्रेटर्स, हाई माउंटेन इज द करेक्ट आंसर। कि आपका वहां पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। देखो बच्चे इस पे गलती कर देते हैं, हाई माउंटेन्स की। मून पे माउंटेन्स तो हो ही नहीं सकते, बट मून पे आपके हाई माउंटेन्स हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है? हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो वहां पर है, नो ग्रेविटी नहीं है, हाँ वहां पे ग्रेविटी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नो एयर, नो ग्रेविटी, फिर वही बात कह रहा है, ग्रेविटी तो वहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि नो वाटर, डीप क्रेटर्स एंड हाई माउंटेन चांद की सतह पर होते हैं। 1/6 वहां पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि आपका ग्रेविटी है। ठीक है, अर्थ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? आरती नोटिस द फॉलो। ठीक है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से, आरती है वो जागरूक करना चाहती है लोगों को बीमारियों को लेकर, उसने एक बीमारी पे एक पोस्टर बनाया है। क्या वो बीमारी क्या लिखती है वो अपने अपने पोस्टर में? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलर और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पर तेल का छिड़काव करें। ये सारी चीजें हम कब करते हैं? मच्छरों की रोकथाम के लिए। तो कौन सी बीमारी की बात कर रही है? मच्छरों की रोकथाम की बात कर रही है। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूक पैदा करना। वही बात है, मच्छर, मच्छर से होने वाली बीमारी, चेचक जो है आपकी मच्छरों से नहीं होती, मलेरिया होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, मलेरिया एनाफ्लिजिस, फीमेल एनाफ्लिजिस के काटने से होती है। 1902 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार रोनाल्ड रोज को भी मिला था। ठीक है, डेंगू और आई फ्लू, डेंगू तो आपका मच्छर काटने से होता है बट आई फ्लू नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टाइफाइड और हैजा दोनों ही गंदा खाने से होते हैं, तो ये आपका मच्छरों की बीमारी नहीं है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क, यानी कि जो आपका डेंगू है और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है
वो आपका मच्छरों के काटने से होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जापानीज जो आपका फीवर है वो भी आपका मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? देखो, ये जो चावल की खेती होती है ना, चावल की खेती में, चावलों की खेती में पनपते हैं छोटे छोटे मच्छर, जिसके काटने से हो जाता है आपको जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो होते वो भी मच्छर है, तो दोनों ही मच्छरों के काटने से होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। डेंगू एंड जापानीज आपका जो फीवर है वो होता है आपका मच्छरों के काटने से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 78, 78 क्या कह रहा है? ठीक है, 18 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। In which one of the following groups are the words intimately related? कौन से इसमें से रिलेटेड है? देखो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था। अनीमिया जो है वो खून की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? शरीर में जब खून, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, 12 इसकी नॉर्मल, इसकी एक इकाई रखी गई है 12 डेल से, जब नीचे माइनस में चला जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? अनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? मैंने आपको बताया था, गुड़ है, आंवला है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये हमें इंटेक करनी चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा आपस में इंटर रिलेटेड है? आयरन, आयरन की कमी हो जाती है। मलेरिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया आपका। आयरन होता है खून में, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, अनीमिया बीमारी का नाम है, उपाय है आंवला। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आयरन की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, अनीमिया बीमारी का नाम, और इंटेक क्या करते हैं हम, क्या खाते हैं? आंवला हम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? द मेजर पर्पस ऑफ पैरेडिक पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक और शिक्षक अंतक्रिया, अभिभावक और शिक्षक अंतक्रिया यानी कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात कर रहे हैं, ये को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई क्यों होती है पेरेंट्स पीटीएम जो है स्कूल्स में, वो क्यों होती है? ताकि बच्चों की जो कमियां हैं, उनकी जो त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जा सके। बेसिकली यही होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ, उसकी जो कमियां, जो उसकी पावर है, उसकी जो योग्यताएं हैं, एंड वीकनेस, जो उसकी कमजोरियां हैं, फॉर द रेनफोर्समेंट एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करना। देखिए, जहां पर भी चर्चा, परिचर्चा, दैनिक जीवन, ठीक है, बच्चे के दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ, है ना, रियल लाइफ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, ये ईवीएस के लिए रामबाण का काम करते हैं। जहां पर भी आप ये शब्द देखो, उस पे आंसर लगा देना। जैसे आपका अफसर, कि बच्चे को हम खुद अफसर दे रहे हैं, बच्चा अफसरों का है ना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं आपके, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। नहीं, सामाजिक हम पेरेंट्स को इसलिए नहीं बुलाते ताकि हम उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर सके, बिल्कुल गलत बात है ये। एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, कमियां उजागर करना गलत होता है। विद्यालय में हो रहे जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में जानकारी को देना, नहीं, उनकी कमजोरियों और उनकी योग्यताओं पे, भाई आपका बच्चा इस पोर्शन में अच्छा है और इसमें वीक है, डिस्कस करना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। हमारे 10 क्वेश्चन अब रह रहे हैं। चलिए, क्या कह रहे हैं ये, पढ़ लेते हैं। while teaching while teaching how different food item, देखो फूड वाली थीम से चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। एक 30 नंबर के पेपर में 30 क्वेश्चन में 4 to 5 क्वेश्चन एक ही थीम से आपको दे रखे हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, while teaching how different food items can be kept fresh for some time, राधा क्या कर रही है? जो राधा है वो चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, ताजा रखने के लिए क्या करेगी? ठीक है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी है। एक कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ये किसकी प्रिजर्वेशन की बात हो रही है? किसको सुरक्षित करने की बात हो रही है? चावलों की। चावल को एक बड़े बाउल में पानी रखते हैं, उसके ऊपर चावलों का कटोरा रख देते हैं। जब पहले फ्रिज नहीं होते थे तो ऐसे ही ताजा रखा जाता था।
ठीक है, तो ये चावल की बात हो रही है। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, बिल्कुल ठीक बात है। गीले कपड़े में किसको लपेटते हैं हम? वेट में, वेट क्लॉथ में हम धनिये को, किसको? कोरिएंडर को हम जो है रखते हैं। कोरिएंडर जो होता है, ग्रीन कोरिएंडर, उसको रखते हैं धनिये को। ठीक है, उसे धूप में खुला फैला देते हैं। धूप में किसे हम फैलाते हैं? हमारे जो खुली चीज होती है, हमारे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, पोटैटोज हो गए, इनको हम रखते हैं। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कह रहा है? उपयुक्त तकनीक में से विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम शी रेफर टू, किसको संभाल के रख रही है? बी में। बी में वो किसकी बात कर रही है? यानी कि उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, किसकी बात कर रही है? वो हरे धनिये की बात कर रही है, ग्रीन कोरिएंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने पूरा पढ़ना है, यहीं तक क्वेश्चन नहीं पढ़ना। देखो उसने नीचे भी क्वेश्चन दे दिया, इसी का आधा पार्ट उसने नीचे दे रखा है, ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं और कुछ ऑप्शन नीचे दे रखे हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आंसर इजी सा है कि भाई वो गीले कपड़े में किसको लपेट के रखती है? हरे धनिये को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, 81 की तरफ। क्या कह रहा है ये? ठीक है, कक्षा 5वीं की विद्यार्थियों को, कक्षा 5th के विद्यार्थियों को टीचर को क्या पढ़ाना है? फ्रिक्शन पढ़ाना है, यानी कि घर्षण पढ़ाना है। ठीक है, क्लास 5th को शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक एग्जाम्पल देती है, कई सारे उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी होता है। उसके लिए गलत कौन सा? इनमें से गलत बताना है आपको। देखो इस चीज का हमेशा याद रखना, जब भी नेगेटिव आपसे पूछ रखा हो तो पहले उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो गलत कौन सा है इसमें? हमारे जूते और जमीन के बीच में होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है, तो गलत नहीं है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है। वो किसके कारण आती है? ग्रेविटी के कारण, फ्रिक्शन के कारण नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका रॉन्ग हो गया, यानी कि यही बात आपसे पूछ रखी है उसने, तो ये सही होगा। ब्रेक लगाने पर वाहन का रुक जाना, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी आपका फ्रिक्शन से ही होता है। पेन की नोक और पेपर के बीच में होने वाले, ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, कभी कभार इन्हीं को घुमाकर एग्जाम्पल पूछ लेता है कि इनमें से घर्षण का एग्जाम्पल कौन सा है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इन्हीं में से एक एग्जाम्पल दे देता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट है कि ऊपर से फेंकी हुई चीज किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने इनकरेक्टली आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 82। आपके देखो ईवीएस जो है क्या कर रखा है आपको, पेडागोजी में ज्यादा दे रखे हैं। थीम्स आपकी ईवीएस की हैं, जो आपकी 6 थीम्स हैं वहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं, चैप्टर एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं, बट आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बेस पे दे दिया पेपर, अब ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही पेपर है, भले ही आपका ये 2012 का पुराना पेपर है, बट अब जो पेपर का लेवल है वो भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा इससे प्लस ही होगा आपका। क्या कह रहा है? ऑल बिग सिटीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। कई सारे भाई वाहन है जो रोडों पे हैं, जिसके कारण हमारे को पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, द बेस्ट वे टू इंडिविजुअल इन द सिटी कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट, आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे पोल्यूशन को कम करने के लिए? क्या करेंगे? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ठीक बात है भाई, अपने ट्रांसपोर्ट को थोड़ा कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, अवॉइडिंग द फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, घर से बाहर ही मत निकलो, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नॉट कीपिंग अ पर्सनल व्हीकल्स लाइक स्कूटर, कार एक्सेट्रा, ये तो जरूरी चीज है भाई, रखनी ही भी पड़ेगी। सभी टाइम हम प्राइवेट चीजें यूज जो है हमारी वो पब्लिक चीजें हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग द इंजीनियरिंग द पर्सनल व्हीकल चेक रेगुलरली, अपने इंजन को चेक करो, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। लेकिन अगर हम सोशल प्रॉब्लम को देखें तो सोशल प्रॉब्लम यही कहती है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना चाहिए, ना कि इंजन की मरम्मत कराना या घर से बाहर ना निकलना। तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 क्या कह रहा है? चलो पढ़ते हैं 83 के बारे में भी।
कक्षा 5th का समीर, कौन है? कक्षा 5th का समीर अक्सर समय समय पर पर्यावरण की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता, यानी कि जो असाइनमेंट टीचर्स ने दे रखे हैं वो सबमिट नहीं कराता है। ठीक है, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या है? टीचर क्या काम करेगी ताकि वो अपने असाइनमेंट को जमा करा दे? उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से ही रोक देगी, भाई तूने बाहर ही नहीं जाना, गेम्स का पीरियड तेरा कैंसिल, बच्चा तो वैसे ही रो जाएगा और डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन गलत होगा। फाइंड आउट द रीजन फॉर इरेगुलरली एंड कंसल्ट समीर, उससे परामर्श देना, यानी कि उसको कंसल्ट करना, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, उससे पूछना, उससे जानना, बिल्कुल ठीक बात है। राइट अ नोट टू पेरेंट्स अबाउट हिज इरेगुलरली, उसके पेरेंट्स को बस नोट लिख के दे देना और कुछ ना करना, गलत बात है। ब्रिंग टू इट्स नोट्स ऑन द प्रिंसिपल, उसकी प्रधाना मैम यानी कि जो प्रिंसिपल मैम है उसको इस बारे में बताना नहीं। टीचर अपने लेवल पे काम करेगी, उससे पूछेगी भाई तुम ऐसा क्यों नहीं दे पा रहे हो असाइनमेंट, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या पता उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जरूरी जिसके कारण नहीं दे पा रहा हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। वायु हर जगह है, ठीक है, फिर एयर से क्वेश्चन आ गया आपका। देखो एक पेपर में आपका कितने बार ये एयर से क्वेश्चन आया हुआ है। वायु हर जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, बिल्कुल ठीक है। क्या इज द एयर इन द सॉइल, क्या मृदा में वायु है? ठीक है, मिट्टी में एयर है। क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु? यानी कि उसने चैप्टर पढ़ा दिया, अब वो बच्चों की नॉलेज चेक कर रही है। शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन से कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों पूछ रहा है ये क्वेश्चन? बच्चों की थिंकिंग स्किल को बढ़ा देने के लिए, भाई बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया ईवीएस में ऑब्जर्वेशन जो होता है हमारा, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज होती है, अवलोकन करना। इमोशनल स्किल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स मैंने बात करी ना, ऑब्जर्वेशन स्किल सबसे बढ़िया आंसर होता है आपका ईवीएस में। देखो थिंकिंग भी बढ़ाएंगे बट ऑब्जर्वेशन, बच्चों ने जाना कि किसमें पानी है, किसमें एयर है, ठीक है, ये चीजें वो जानेंगे। क्लासिफिकेशन करना नहीं, वर्गीकरण नहीं कर रहा किसी भी चीज से हम, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 84। आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। आपको आवाज मेरी सही आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, यानी कि एवरेज से बिलो एवरेज बच्चे हैं, कितने हैं? 4 हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए सबसे अच्छे तरीके से आप उन्हें क्या पढ़ाओगे, यानी कि क्या करोगे? प्रभावी टेक्निक। देयर आर द 4 बिलो एवरेज स्टूडेंट इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू ब्रिंग देम एट पर विद द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या होगा? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, बिल्कुल ठीक बात है, और उनके अनुसार उनको सुधारना, बिल्कुल ठीक बात है। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए या नहीं आए, उनके अटेंडेंस के बारे में देखना नहीं, सिर्फ अटेंडेंस देखने से प्रभावी तरीके से हम उनको नहीं सिखा पाएंगे। उन्हें घर पर करने के लिए असाइनमेंट्स दे देना, नहीं, रॉन्ग। उन्हें अगली पंक्ति में, यानी कि मेक देम द सिट द फ्रंट रो, उन्हें आगे बिठा देना और फिर उनका ऑब्जर्वेशन करते रहना, गलत बात नहीं है। बट अगर आप ज्यादा देखो तो उनके जो क्षेत्र हैं, यानी कि वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ठीक है, अगर वो ईवीएस में भी है तो ईवीएस के किस पार्ट में उसको कमजोरी आ रही है, किस दिक्कत में वो फेस कर रहा है कि उसको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो ये देखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसने भले ही ईवीएस में दे रखा है क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि उसने वो ईवीएस में ही कमजोर है। वो किसी भी सब्जेक्ट में तो उसके कमजोर क्षेत्र, यानी कि वो अगर आपका मैथ्स में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उसके क्षेत्रों की पहचान करेगा। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 86। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस क्वेश्चन पेपर। एक अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डिजाइन तैयार कर लेना चाहिए और उसके बाद राइटिंग कर देनी चाहिए। सीधा पहले डिजाइन तैयार किया, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया, नहीं। राइटिंग एंड एडिटिंग, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना। देखो सबसे पहले ना हमें डिजाइन तैयार करना चाहिए अपने दिमाग में,
ये तरीका इस तरीके से हो सकता है, ये वाला काम, ठीक है। फिर उसका ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ब्लूप्रिंट करना चाहिए, फिर प्रश्न लिखने चाहिए, ठीक है, फिर उसका संपादन करना चाहिए, और लास्ट में आपका अंक योजना होनी चाहिए, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ डिजाइन, प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट, इसको आप लिख लीजिए, सेकंड नंबर पे आता है। राइटिंग करना एंड एडिटिंग करना, जो हमने लिखा है उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। एडिट, फिर क्वेश्चन राइटिंग, और फिर लास्ट में मार्किंग स्कीम आपकी होनी चाहिए। तो फोर्थ आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों का ऋतीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल्स, यानी कि उन्हें कई तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं, क्या पढ़ाने के लिए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और कोयले के बारे में बताने के लिए, ठीक है। और जबकि अनुभाग बी यानी कि सेक्शन बी को ग्रीन बोर्ड पर, जो ए सेक्शन है उसको तो पेट्रोलियम और कोयले पढ़ाने के लिए मल्टी कैप्सूल यानी कि कई सारी चीजों को दिखाया जाता है, और बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया जाता है। भाई तुम्हें सिर्फ डायग्राम से पढ़ाया जाएगा। बाद में यह पता क्या गया कि आ ने बेहतर तरीके से सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि उन्होंने मल्टीमीडिया कैप्सूल का मतलब है यहाँ पर कि उन्होंने कई सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, साउंड चीजें उन्हें दिखाई गई, उस चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा गया, असाइनमेंट्स दिए गए। तो ये सारा मल्टीमीडिया में आ जाता है, जिसमें हम कई सारी चीजों से बच्चों को सिखाते हैं। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? बहुपागम दैनिक जीवन परिस्थितियों के अधिक नजदीक है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। बहु उपागम जो है, मल्टीपल अप्रोच इज क्लोजर टू एवरीडे लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल ठीक बात है। आगे पढ़ लेते हैं। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी खर्चा है, बिल्कुल है, खर्चा है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ रॉन्ग आंसर है आपका। देखो मैंने आपको बताया ना, मल्टीमीडिया कैप्सूल क्या होते हैं आपके, जिसमें हम बच्चों को दिखाकर, सुनाकर, सामग्रियों से बेहतर संरक्षण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल कर लेते हैं, ताकि उनके जितने भी सेंसेस है वो अच्छे से काम कर सके। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए बच्चों ने जो ऑप्शन आपका क्लास ए है, यानी कि जो सेक्शन ए है, उन्होंने अच्छा सीखा है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88 क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है आपका? कक्षा में पोषण क्या पढ़ा रहे हैं? पोषण पढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन, है ना। ये भी फूड वाली थीम से ही आ गया, यानी कि आपका छठा क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में फूड वाली थीम से देखने को मिल गया है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई वो बताना चाहती है कि कौन से खाने में अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, कौन से में नहीं होते हैं, या न्यूट्रिशन होते क्या हैं। तो टीचर, जो प्राइमरी टीचर है, वो क्या करेगी? क्वेश्चन है आपका ये। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चे को यही कहेगी, सब बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स ओपन करो और दिखाओ, और फिर बच्चों को बताएगी, अच्छा तुम ये लेकर आए, उसमें ये न्यूट्रिशंस होते हैं, तुम ये लेकर आए, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को रियल लाइफ से सिखाएगी। उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने से, सिर्फ उदाहरण एग्जाम्पल समझा देने से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उससे भी ज्यादा ये वाला तरीका आपका ज्यादा बेस्ट है। शाम पट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का आरेख बना देना, डाइजेस्टिंग सिस्टम से सिखा देना, नहीं, ये छोटे बच्चे हैं, इनको रियल लाइफ से हमें कहीं ना कहीं जोड़ना है। मानव दांतों का प्रतिरूप, दांतों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ए 88 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार रिपीट हुआ हुआ है आपका ये क्वेश्चन भी। 5E ईवीएस में क्वेश्चन आता है, 5E क्या है? देखो ये क्वेश्चन ओपन करके दे रखा है ये 5E को। कभी एक बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ईवीएस में, पर्यावरण अध्ययन में 5E का क्या स्टैंड है? 5E होते क्या है? पहला होता है एंगेज करना, यानी कि बच्चे को शामिल करना। कोई भी काम करने के लिए हमें बच्चे की शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बच्चा सीख पाएगा। एक्सप्लोर करे, बच्चा उस चीज के बारे में खोजे। अगर मैं वाष्पीकरण चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उसके बारे में खोजे कि भी पानी जो है वो कैसे जाता है, फिर कैसे बादल बनकर बारिश बन के हमारे पास आता है। फिर उसको एक्सप्लेन करे, एलोबरेट करे,
चीजों को विस्तार में बताए। एक तो होता है एक्सप्लेन करना, भाई व्याख्या दे देना, आज हम ये पढ़ेंगे इस तरीके से, फिर उसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, एलोबरेट करना, और फिर इवेल्युएट करना, बाद में मूल्यांकन करना कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो ये होते हैं आपके 5E। क्या होते हैं? 5E स्टेप होते हैं आपके ईवीएस में। अनुकरण अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक शिक्षक जो है उसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ठीक है, बीजों को रात भर पानी में रखे, उन्हें सूती कपड़े में लपेटे, बिल्कुल सही बात है, इनसे अंकुरित होता है, बच्चे देखेंगे। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें, क्या रिकॉर्ड हुआ है। पुस्तक पढ़े और दिए गए कार्य के का काम करें। नहीं, पुस्तक पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे भी है, पूरा भी खत्म नहीं हुआ। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से 5ES मैंने बताया ना, में कौन से शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अब कौन से शामिल इसमें नहीं है, ये आपसे इसने पूछ रखा है। देखो, एक्सप्लेन तो वो करेगा, है ना। 2 दिन बाद क्या देखेंगे, बच्चा भी बताएगा, एलोबरेट भी करना पड़ेगा। एक्सप्लोर भी कर रहा है, बच्चे ने देखा है बीजों को रात भर रखने से क्या क्या हो रहा है, और इवैल्यूएशन भी होगा बाद में, भाई तुमने क्या रिजल्ट देखा। एंगेज, बच्चा एंगेज भी है बट एक्सप्लोर भी कर रहा है, ये भी बात ठीक है। एंगेज और इवेल्युएट ये भी हो रहा है। अब हमें चारों पांचों चीजें जिसमें बिल्कुल ठीक दे रखी है, सबसे कम अच्छा देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। तो ठीक है, बीजों को रात भर रखें और उन्हें सूती कपड़े में रखें, पुस्तक पढ़े और दिए गए कार्य, इसमें बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। एंगेज तो हो पाएगा, एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। बच्चे ने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने क्वेश्चन फिर से यही है कि क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका 2012 का, आपका ईवीएस का पेपर सॉल्व हो गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फ्लोरा और फौना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर, ठीक है, फ्लोरा की इंफॉर्मेशन दे दी है। 6 क्लास का आपका चैप्टर है। उसके बाद बच्चों को रणथंभौर नेशनल पार्क लेके जाया जा रहा है, जो आपका राजस्थान में है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। क्या करेगा भाई? उनकी रियल लाइफ से उनको जोड़ेगा। मैंने आपको बताया था जहां पर भी रियल लाइफ आ जाए वो आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। पढ़ लेते हैं। कक्षीय अधिगम यानी कि जो उसने क्लास में लर्निंग की है उसको रियल लाइफ, कैसी लाइफ से? रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों को विकसित करेगा, संरक्षण के लिए, गलत नहीं है। भारी भ्रमण में दोस्तों का मजा कभी भी सही आंसर नहीं होता। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने का, बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी और फोर्थ होता यानी कि आपका डी होता, ए बी और डी इज द करेक्ट आंसर, बट आपको एक ही देना है तो एक है आपका ए, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके हो गए 90 क्वेश्चन। ईवीएस 2012 का ये आपका पेपर था, जनवरी। आज आपके ईवीएस के क्वेश्चन नंबर 61 से आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हम पेपर लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट, और उसमें हम अपने पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे। आपको करना ही क्या है, सिर्फ न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।